हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको स्टार्ट करूँगा। ये वर्ड प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे। इसके बाद मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग खुद भी जो मैं कुछ सेलेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोग खुद भी उसकी प्रैक्टिस करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एग्ज़ाम्पलर प्रॉब्लम के जितने भी सम्स हैं, उसके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को मैं लेकर के आपको आपके सामने सॉल्व करके दिखा दूँ। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप आराम से कोई भी सम को बना सकते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करने से उन सभी बच्चों को फ़ायदा होगा, जो दरअसल में किसी वजह से ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं या स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ पाते। और यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश होगी कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करूँ, ताकि आपकी समस्या सिर्फ़ ईज़ी सवाल को सॉल्व करने की दूर ना हो, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को भी आराम से आप क्रैक कर सकें। यही बोलने के साथ आज का सवाल मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कॉपी को पेस्ट करके कॉपीज़ करके यहाँ पे रखा है। ज़्यादातर सवाल मेरे एचएस हॉल एंड एसआर नाइट बुक से है। और उसके अलावा एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पलर के भी हैं, अलग-अलग या आर डी शर्मा के भी तो सब तरह के किताबों के क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है, मैंने इजी लिया है। वन नंबर एक्सीड्स अदर अनदर नंबर बाय 5 एंड देयर सम इज 29, फाइंड देम। तो सबसे पहले आप सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में, एक अपनी भाषा हिंदी हो, अपनी जो जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आप पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और बहुत आसान तरीके से अपने आप को, शब्दों का मतलब को समझें और वहाँ पे अपने आप को कोशिश करें कि आप वहाँ पे खड़े हैं और तब उस क्वेश्चन को समझें। बहुत ईज़ी हो जाएगा। अगर आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ के समझना चाहते हैं और मैथमेटिकल तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपको दिक्कत होगी। बेहतर होगा कि आप अपने आप को वहाँ पे इंसर्ट करें और प्रैक्टिकल एंगल से इसको समझें। बोला गया है कि वन नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय 5। तो वन नंबर को मैं वन नंबर लिख लेता हूँ। वन नंबर बोला ये एक्सीड करता है। एक्सीड करने का मतलब ये ज़्यादा है, ज़्यादा हो जाता है। किससे ज़्यादा हो जाता है? ये सवाल उठेगा, कितना ज़्यादा हो जाता है? तो ये ज़्यादा हो जाता है सेकंड नंबर से। तो मान लीजिए सेकंड नंबर को मैं सेकंड SECOND लिख लेता हूँ। सेकंड नंबर को ये लिख लिया। अब बोला गया है कि फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। मतलब ये है कि अगर सेकंड नंबर में मैं 5 ऐड कर दूँगा तो फर्स्ट नंबर बनेगा, है ना? मतलब अगर मैं लिखूँ कि फर्स्ट नंबर, वन नंबर इज़ इक्वल्स टू सेकंड नंबर प्लस 5। ओके, इसका मतलब है कि सेकंड नंबर छोटा होगा, है ना? सेकंड नंबर छोटा होगा, तभी तो उसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो वो फर्स्ट नंबर के बराबर आएगा। इसको आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, आप अपने ऐज से समझ सकते हैं कि आपकी ऐज में अगर मैं 20 साल जोड़ दूँगा तो आपके पापा की ऐज होगी, कम से कम। तो आप तो छोटे हुए ना फिर। अगर आप में कुछ जोड़ा जा रहा है, तब वो एक बड़ा-सा चीज़ बनता है। इसका मतलब आप तो छोटे हो गए ना इन टर्म्स ऑफ ऐज, आप तो छोटे हो गए। तो यही यहाँ पे है कि बोला वन नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय 5। तो वो दूसरे नंबर से 5 ज़्यादा है। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। ये एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता था कि वन नंबर दैट इज़ फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, क्योंकि जो वन का मतलब 1 से नहीं है, 1 का मतलब एक नंबर से है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से 5 ज़्यादा है। तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर इक्वल्स 5। ये आपने लिख दिया। अगर आप ऐसे बोलते हैं अपने स्कूल में या अपने क्लास में कि मेरा मैथ्स का नंबर साइंस के नंबर से 5 ज़्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, मैथ्स का नंबर साइंस के नंबर से 5 ज़्यादा, तो आप क्या लिखेंगे? मैथ्स इक्वल्स टू साइंस प्लस 5। मतलब मैथ्स अगर आपका 50 है, इसको नंबर्स में देख लेते हैं। बोला मैथ्स का नंबर साइंस के नंबर से 5 ज़्यादा है, तो मैथ्स अगर 50 है तो साइंस कितना हुआ आपका? 45, है ना? से 5 ज़्यादा है मैथ्स, तो 50 हो गया आपका मैथ्स का। साइंस 45। अब 45 में अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? मैथ्स का नंबर बन जाएगा व्हिच इज़ 50। तो ये
इस तरह से आपको सोचना है। पहले आप सोचेंगे काफ़ी, जिनका भी वर्ड प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग नहीं है तो मैं उनको सलाह दूँगा पहले आराम से सोचें आप। शुरू में ज़रूरी नहीं है कि आप 20 सवाल डेली बनाएँ। आप 4 से 5 सवाल भी खुद सोच के बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। तो 1 number minus second number is 5. Okay. And their sum is 29. Their sum, their का मतलब यहाँ पे क्या है? उन दोनों का, उन दोनों मतलब उन्हीं दोनों नंबर का सम 29 है। तो 1 नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 29। ये मैंने स्यूडो तरीके से लिख दिया। स्यूडो तरीके से लिख दिया मतलब जो बोला गया था उसी तरीके से मैंने इसको लिख दिया। तो मैथमेटिकली अभी फॉर्मुलेट नहीं किया है मैंने। अब मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 1 नंबर का नाम रख लेता हूँ एक्स वाई टी यू, जो आपको रखना है रख लीजिए, टी। एंड सेकेंड नंबर का नाम रख लूंगा, सेकेंड नंबर का नाम होगा बस एम। अब सॉल्व करते हैं। तो क्या है आपके पास 1 नंबर, बोला गया है कि सेकेंड वाले नंबर से 5 ज्यादा है, तो टी माइनस एम बस टू 5, ये रहा, ये आपने लिखा है। इसी को मैं यहाँ पे दोबारा इसी को मैं यहाँ पे लिख टी माइनस एम इक्वल 5। और बोला गया है 1 नंबर प्लस अदर नंबर इज 29, तो टी प्लस एम इक्वल्स टू 20। अब ये क्या है, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन से, एलिमिनेशन मेथड से। मैं एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दो वेरिएबल्स हैं उसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे m और t दो वेरिएबल्स हैं, आप कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है ये इसके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, आप जरूर उसको रेफर करें। उसमें एलिमिनेशंस के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं लिए हैं, लेकिन एलिमिनेशन में मैंने जितने सवाल लिए उसमें मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। बहुत बच्चे पूछेंगे कि भाई आप ऐड ही क्यों करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे, तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कोई इसमें मेन मकसद होता है कि या तो m, ये जो m दिख रहा है आपको जो वेरिएबल है यहाँ पे, m का जो कोफिशिएंट है ये वाले m के कोफिशिएंट के बराबर हो जाना चाहिए। साइन अलग रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, नंबर जो है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से आप चाहेंगे तो t का जो कोफिशिएंट है दूसरे वाले t के कोफिशिएंट के बराबर रख सकते हैं। अगर आप ऐड करके बनाएंगे तो क्या होगा और सब्ट्रैक्ट करके बनाएंगे तो क्या होगा, मैं दोनों आपको इस क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। अगर आप ऐड करेंगे तो सिंपली ये आपस में ऐड हो जाएगा, t प्लस टी इज 2t इक्वल्स टू m और m कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 29 इज 34 और t इज इक्वल्स टू 34/2 इज 17। आपने t की वैल्यू निकाल ली, m की वैल्यू आप दोबारा निकाल सकते हैं। ये ऐड करके आया है ना, ऐड करके आया ये। अब मैं सब्ट्रैक्ट करके लाऊंगा, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट तब देखते हैं कि क्या होगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा t माइनस डब्ल्यू, सॉरी m है हमारे पास नॉट w, एंड t प्लस m दिस इक्वल्स टू 5, सॉरी ऊपर चला गया 5, और ये इक्वल टू 29, ये है। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे, अभी सॉरी अभी ऐड किया, अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है साइन सारे चेंज हो जाएंगे। बहुत बच्चों के मन में रहता है कि साइन क्यों चेंज हो जाता है, वो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखें। इसको लिखेंगे t माइनस एम, है ना, जो ऊपर वाला है वो लिख दिया, माइनस ये सेकेंड वाला टर्म, मतलब ऊपर से, मतलब जाहिर सी बात है आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले वाले को दूसरे से, तो t प्लस एम। तो जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट भी लगाएंगे, तो वो मैंने लगा दिया, इक्वल्स टू 5 माइनस 29, ये आपने लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, देखिए क्या होगा, t माइनस एम, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, बार बार रुक जा रहा है मेरा, एनीवे तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने देखा कि हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो जब ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये जो प्लस टी था ये क्या हो जाएगा माइनस टी, और ये प्लस एम है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस एम, इक्वल्स टू 5 माइनस 29, 5 माइनस 29 इज माइनस 24। अब आप अगर नोटिस करें, यही वजह होती है कि जब कभी भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो t माइनस टी हो जाता है ना, देखिए यहाँ पे t माइनस टी और माइनस m है, और प्लस m की जगह माइनस m, क्योंकि जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस, देखिए ना, प्लस की जगह माइनस। इसीलिए कभी भी जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला ऊपर लिखा हुआ है, इसको ऊपर तो बिना कोई दिक्कत के लिख देंगे। फिर माइनस जब करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे माइनस लिखा, उसके बाद जब ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर ये वाले टर्म लिखेंगे। तो ब्रैकेट लगा के जब ये टर्म लिखेंगे और जब जैसी ब्रैकेट हटेगा तो सारा साइन जो है ना, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इसीलिए प्लस का माइनस, इस प्लस का माइनस, इसीलिए हम लोग साइन चेंज करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस टी प्लस टी कैंसिल कर लेंगे और -2m इक्वल्स टू -24, माइनस से माइनस कैंसिल, सॉरी बार बार मैं बीच में आ जा रहा हूँ, m इक्वल्स टू 24/2 इज 12। ये आपको m की वैल्यू मिल गई और t की वैल्यू मिल गई। मतलब जो दो नंबर्स की बात हम लोग कर रहे थे वो ऐसा है, ये दोनों नंबर है, एक 17 है और दूसरा 12 है। अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमने नंबर निकाला है वो सही भी है कि नहीं है। उसमें बोला गया था कि जो पहला नंबर है वो दूसरे वाले से 5 ज्यादा है। तो देखिए पहला वाला नंबर हमारे पास क्या है, t 17, तो 17 माइनस 12 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 5 आता है, विच इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट था कि दोनों को ऐड करके 29 आना चाहिए। तो देखिए 17 प्लस 12 करेंगे तो 29 आ रहा है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए मतलब हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, जो जिसको हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड में या दूसरे मेथड में वेरिफिकेशन के नाम से जानते थे, वही वेरिफिकेशन है। फर्क ये है कि वो वेरिफिकेशन पहले सिंपली LHS इक्वल टू RHS होता था और अब हम वही LHS इक्वल टू RHS करेंगे, लेकिन अब हमारे पास एक स्टेटमेंट भी है देखने के लिए, जिसमें हम कहेंगे हाँ सही में दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ गया, दोनों को ऐड किया तो 29 आ गया। पहले वो स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं होता था, सीधा सीधा इक्वेशन के फॉर्म होता था। ये फर्क है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे दूसरा, इसी का दूसरा वाला सवाल ले लेता हूँ। ओके, तो इसके लिए जगह नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर आकर के दोबारा ले लूँगा। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलार का प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलार के प्रॉब्लम को मैंने लिया है। इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में एक्स और वाई की वैल्यू मुझे चाहिए। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब अपोजिट साइड का मतलब यहाँ पे क्या है, ये देख लीजिए आप, कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो एडी, ये वाला जो एडी हमारे पास दिख रहा है, ये वाला एडी, ये वाला इज इक्वल टू सीबी होगा, इक्वल टू सीबी, ये दोनों आपस में बराबर होगा। उसके बाद ये वाला जो है हमारे पास सी डी इक्वल्स टू ए बी के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। मैं रिपीट करता हूं कि ए डी इक्वल्स टू ये वाला ए डी इक्वल टू सी बी, ये होगा क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है। और उसके बाद हमारे पास है कि सी डी इक्वल्स टू सी डी, तेरा सी डी इक्वल्स टू ए बी के बराबर होगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम जानते हैं कि x प्लस 3y यहाँ लिखा हुआ है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ ताकि इक्वेशन एटलीस्ट आपको दिखाई दे। तो बोला गया है कि x प्लस 3y, हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 3y, x प्लस 3y, ये है x प्लस 3y सी डी, और ए बी हमारे पास 13 है, तो दोनों बराबर हो गया, तो x प्लस 3y 13 के बराबर हो गया। एक इक्वेशन तैयार हो गया ना। और दूसरा है ए डी इक्वल्स टू सी बी, तो ए डी हमारे पास कितना है आप देखिए, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन। तो बोला गया है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे, इसको भी मैं एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाता हूँ। एलिमिनेशन मेथड से इसलिए क्योंकि एलिमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन मैंने कम बनाए थे उसमें, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ ले लेता हूँ। ऑल्दो बहुत आसान है, वहाँ पे मैंने 3-4 क्वेश्चन जो भी एलिमिनेशन के दिखाया था वो गुड इनफ था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं और आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज 13, याद रखिए, हमारे पास 13। तो एलिमिनेशन के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि आपको या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम करना है या तो वाई का, किसी एक का करना पड़ेगा। आप दोनों का करने का तो कतई भी मत सोचिएगा, और अगर गलती से हो भी जाएगा तो आप सॉल्व कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आई।
तो आप यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो दोनों को हम आपस में इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, इसका 3, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहीं पे आप लिख सकते हैं, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू एक्स 3 हो गया, प्लस 9y हो गया, इज इक्वल टू 13 3 जा, और उसी तरह से इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं 1 से करें। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसमें डिस्टर्ब करेंगे तो x का कोफिशिएंट जो 3 है वो बदल जाएगा, इसलिए आप इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन किसी चीज़, 3x प्लस वाई इक्वल टू 7 रहेगा। अब देखिए दोनों का x का कोफिशिएंट सेम हो गया ना। अगर आपको लग रहा होगा कि अरे x का कोफिशिएंट क्यों किया आपने, y का क्यों नहीं किया, आप y का कर लेते, y के लिए सेकेंड वाली इक्वेशन में 3 से। अब हम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? सब्ट्रैक्ट करने से 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए। अगर यहाँ साइन उल्टा होता, यहाँ माइनस होता, तो हम दोनों को क्या करते, ऐड करते। 3x से 3x कैंसिल, 9, अब अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस का माइनस, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। ऊपर नहीं देखते यहाँ, 9y माइनस वाई क्या हो गया, 8y इक्वल टू 39 माइनस 7 कितना होता है, 32। y की वैल्यू कितनी होगी, 32/8 इज, ये आपके पास y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को आप क्या करेंगे, कहीं पे भी प्लग कर सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगता है वहां पे आप प्लग कर सकते हैं। ये आपने पहले भी सब सिंप्लीफिकेशन में आपने देखा हुआ है। इस y की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट में प्लग कर दूं, प्लग y इन फर्स्ट, तो अगर आप फर्स्ट में प्लग करेंगे तो x प्लस 3 इंटू वाई की जगह अगर मैं 4 लिख लूँ, y की जगह 4 इक्वल्स टू 13, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू। अब देखते हैं कि क्या ये सही है वैल्यू। इसका पता कैसे लगेगा, मैंने 1000 बार बोला आप लोगों को कि आप इक्वेशन में डाल के देखेंगे, तो मुझे भरोसा है कि अगर आप x और y की वैल्यू को इक्वेशन में डालेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा और ये काम आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये वाला सवाल है हमारा, ये वाला जो प्रॉब्लम है वो ये कह रहा है कि 3 बैग और 4 पेन दोनों अगर इकट्ठा लेते हैं, हम लोग खरीदते, एक दुकान में जाते हैं और हम 3 बैग खरीदते हैं और उसी दुकान से 4 पेन भी खरीदते हैं, तो दुकानदार हमें टोटल अमाउंट दे देता है कि भाई 257 रुपये देना है, 257 आपको देना है। तो मैं लिख लेता हूँ 3 बैग बैग प्लस 4 पेन्स पेन्स इज इक्वल टू 250, ये आपको दुकान वाले ने दे दिया कीमत, ठीक है, ओके। और बोला गया है कि अब एक कोई दूसरा है, वो उन्होंने 3 पेन खरीदा है और 4 बैग खरीदा है। एक कोई दूसरा कस्टमर आता है या फिर आप ही कुछ दिनों के बाद जाते हैं, उल्टा हो जाता है इस बार, 3 पेन खरीदा है एंड 4 बैग्स, तो है 3 बैग एंड 4 पेन। अच्छा, अब 4 बैग है, 4 बैग है प्लस 3 पेन है, 3 पेन, तो ये दोनों को मिला करके अब वो दुकानदार जो है 324 रुपये ले रहे हैं। आप समझ गए होंगे सवाल को कि अगर एक दुकान में जाते हैं, आप 3 बैग और 4 पेन लेते हैं, तो दुकानदार आपको 257 रुपये दे देता, 257। मैंने प्लस इसलिए लिखा है कि जाहिर सी बात है, जो कॉस्ट ऑफ पेन और जो कॉस्ट ऑफ बैग है, दोनों का मिला के ही तो उसने 257 लिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि बैग का ले लिया होगा, पेन का आपको फ्री में गिफ्ट दे दिया होगा, ये तो है नहीं। दोनों का मिला के उसने 257 लिया है, और दूसरा वाला 4 बैग प्लस 3 पेन इक्वल्स टू 324। अब देखिए यहाँ पे बजाय इसके कि आप x और y माने, अगर आपको मानना है आप मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैग को चाहें तो x मान लें और पेन्स को चाहें तो y मान लें, पेन्स इक्वल्स टू y। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसी को अगर आप आगे चाहें तो बड़े आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि अब ये हमारे पास बैग और पेन्स, यही 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। अब इसको जिस मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे अब आप इसको सॉल्व? तो एलिमिनेशन से हम लोग करते हैं। एलिमिनेशन से करने के लिए जो बैग का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3, वही वाला कोफिशिएंट यहाँ होना चाहिए, या उल्टा भी कर सकते हैं आप, जो पेन का कोफिशिएंट है वही दूसरे वाले पेन का कोफिशिएंट भी होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो इससे क्या हो जाएगा, 4 3 या 12 हो जाएगा। अब एक ही के ऊपर नजर रखिए, दूसरा क्या बन रहा है आप भूल जाइए, जो बन रहा है बनने दीजिए। तो 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और इस वाले को क्या करेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा ये भी 12 हो जाएगा। तो 4 से 3 को कर देंगे तो 12 बैग, प्लस 4 को 4 से करेंगे तो 16 पेन्स, इक्वल्स टू 257 मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं, 7 4 जा 28, बैलेंस 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, बैलेंस 2, 4 2 जा 8, 9 10, 1028। और इसको अगर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 12 बैग्स, प्लस 3 3 जा 9 पेन्स, equals to 324 into 3, 4 3 जा 12, balance is 1, 3 2 जा 6, 7, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं जो बैग है वो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो गया, दोनों इक्वेशन में बैग का कोफिशिएंट सेम है। हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 पेंस माइनस 9 पेंस, 6 पेंस माइनस 9 पेंस कितना हो जाएगा, 7 पेंस, equals to 1028 minus 972, which is 56. 72 plus 28 is 1000 and 28 और एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्शन बेसिक 8 minus 2 is 6, 12 minus 7 is 5, क्या मैंने यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ था तो 9 9 minus 9, तो पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू 56 by 7, which कॉस्ट ऑफ वन पेन, पेंस ये तो हुआ था, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 8 रुपीज, 8 रुपए एक पेन की कीमत है। अब आप इसी तरह से बैग की कीमत भी निकाल सकते हैं, तो कहीं पे भी मैं प्लग करके बैग की कीमत निकाल लेता हूँ। कहाँ प्लग करूँगा मैं, का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो बैग की कीमत के लिए 4 बैग्स प्लस 3 पेन, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना है 324, तो हम लिखेंगे 4 बैग्स इक्वल्स टू 324 माइनस 24, 8 3 या 24 है राइट साइड में क्या, तो 4 बैग्स इक्वल्स टू 300, तो बैग की कीमत कितनी हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 4, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 7 4 जा 28, 205 जा, तो एक बैग की कीमत कितनी होगी 75, ये आपका एक बैग का कॉस्ट हो गया। ओके, अब क्या आपसे पूछा गया है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड 10 पेन्स, तो 1 बैग की कीमत 75 है, 75 प्लस एक पेन की कीमत 8 है, तो 10 पेन चाहिए, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 80 प्लस 75 इज 100, ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड 8 पेन्स। तो ये मैंने इस जगह आपको दिखाया मैंने कि कैसे अगर आप वेरिएबल एक्स और वाई नहीं भी लेंगे तो भी आप आराम से जैसा क्वेश्चन दिया हुआ उसी से आप बना सकते हैं। मैं अगले वाले क्वेश्चन को एक्स और वाई लेकर के बना के आपको दिखाता हूँ, जो कि अक्सर आपको सबसे ज़्यादा आपके बुक में मिलता है, इसीलिए मैं एक्स और वाई लेकर के भी बना देता हूँ। अब देखिए उसमें बोला गया है कि 5 बुक्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹79, तो 5 बुक है, 5 किताब, इस बार मैं ले लेता हूँ कि ओके हमसे क्या पूछा गया, 5 किताब और 7 पेन की कीमत है 79, और दूसरा है कि 7 बुक या 5 पेन को मिला करके जो कीमत दिया है वो 77 है। बोला गया कि आप एक बुक और 2 पेन्स की कीमत बताइए, तो आप एक बुक और 2 पेन की कीमत तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको हर एक की कीमत पता हो। अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि एक एज्यूम कर लेते हैं कि 17 केजी का कुछ है, कोई एक पैकेट है, कोई 17 केजी का ही है, और उसको खरीदते हैं जब आप, तो आप देते हैं 2036 रुपीज़। आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ठीक है मुझे 5 केजी का वही वाला चीज़ दे दो, या 5 केजी सेम ही चीज़ मुझे 5 केजी दे दो, तो आप कितना रुपए उससे काटेंगे बताइए।
ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको 1 केजी की कीमत चाहिए। अगर आपको 1 केजी की कीमत चाहिए होगी तो आप 5 केजी, 15 केजी, 4.5 केजी आप कुछ भी निकाल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यूनिट का बहुत रोल होता है। मतलब 1 यूनिट की अगर आपको कीमत पता हो या 1 यूनिट के बारे में पता हो, तो आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के। तो इसीलिए हमें 1 पेन, 1 बुक इन सब की कीमत निकालनी पड़ती है, ताकि हम दूसरे मतलब उसी सवाल को अगर बड़ा तौर पे आए, तो हम आराम से सॉल्व कर सकें। तो इसमें बोला गया 5 बुक, तो हम ले लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ द बुक बी एक्स। तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ द बुक इज स्मॉल बी एंड पेन बी स्मॉल पी। बुक का कॉस्ट बी ले लिया और पेन का कॉस्ट पी ले लिया। अब बोला गया 5 बुक, तो 5 बुक को कैसे आप दिखाएंगे? 5 इंटू बुक। तो क्योंकि एक बुक की कीमत कितनी है? 20 रुपए, तो 5 बुक की कितनी हो जाएगी? 5 बी। चलिए ऐसे समझते हैं। इस एक पेन की कीमत है 3 रुपए, तो बताइए 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? आपने तुरंत बता दिया 15। कैसे बताया आपने? एक पेन की कीमत 3 है, तो 5 पेन की कीमत 5 इंटू 3 कर दिया ना। वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, बस यहाँ नंबर नहीं है। एक बुक की कीमत अगर बी है तो 10 बुक की कीमत 10 बी हो जाएगी, 5 बुक की कीमत 5 इंटू बी। तो बुक की कीमत आ गई, 5 बुक की कितनी कीमत है वो आपने बता दी। ठीक है जी। अब पेन की कीमत अब हम जोड़ते हैं, तो पेन की कीमत के बारे में बता रखा है उन्होंने। बोला गया 7 पेन, तो 7 पेन दोनों मिला के 79 लगता है, तो एक पेन की कीमत हमारे पास पी है, तो 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 7 पी। और दोनों को मिलाने का मतलब जोड़ने के बाद हम जाते हैं और देते हैं 79 रुपी। ये दे दिया मैंने। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा। दूसरा इक्वेशन कहता है 7 बुक एंड 5 पेन टुगेदर, ये सब ये दोनों चीज इकट्ठा कर लेते हैं तो ये कॉस्ट करता है 77 रुपीज। 7 बुक और 5 पेन, तो 7 बुक मतलब 7 बी, 5 पेन, दोनों मिला के कितना दे रहा है हमें? हाँ, दोनों मिला के दे रहा है 77 रुपीज हमें देना पड़ रहा है। दिस इज इक्वल टू 77। मुझे विश्वास है कि आप बी और पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सवाल जो आप देख रहे हैं नीचे, इस तरह के सवालों को मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन तक पहुंचा के छोड़ दूं, या जो जनरल इक्वेशन है वहां तक पहुंचा के छोड़ दूं। बचा हुआ आप कैलकुलेट अब खुद करें। सिंप्लीफिकेशन जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ऑल दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं इन सब सवालों में सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप लगा सकते हैं। मैं वो उसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो इसलिए आप उसकी प्रैक्टिस खुद ही करें, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में बता रखे हैं। आप एक एक सवाल, मैंने बहुत सारे सवाल बताए, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है। नहीं तो मुझे फीडबैक में कमेंट लिख के छोड़ें, और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि जो मैं वीडियोस में पढ़ा रहा हूँ वो सब आपको बहुत फ़ायदा कर रहा है, और अगर कर रहा है तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त होगी कि आप ये सब वीडियोस जो हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और मेरा मनोबल भी और बढ़े, और मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए अभी के लिए स्कूल के लिए भी लेके आऊँ और इंट्रेंस के लिए भी लेकर के पूरी की पूरी पढ़ाई लेके आऊँ, ना कि बहुत सिलेक्टिव पार्ट। मेरा पूरा टारगेट होगा कि पूरी की पूरी पढ़ाई ही लेकर के आऊँ, और इससे आप सबका फ़ायदा हो। थैंक यू एंड बाय बाय।